21 जो लिया है ये कुछ उसी से संबंधित है। इसमें मतलब ये है कि भाई अगर कि सरकार की ये ड्यूटी बनती है, सरकार बाउंड है कि प्रत्येक नागरिक को जीवित रखे। उस जीवन के लिए ये कोई जरूरी नहीं है केवल उसकी सांस चलती रहे। तो वो भूख से तड़प रहा है, जैसा भी आप लोग जानते हैं कि वो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट बाउंड है। लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों की बनी हुई है जो कुछ पूंजीपतियों को इस देश में सर्वाइविंग देना चाहते हैं और उनको खत्म करना चाहते हैं, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म जाति के लोग क्यों ना हो। तो उसमें ये गवर्नमेंट बाउंड है संविधान की तरफ से। तो केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा उसको रोजगार देना, अच्छा ये सब चीजें देना, इस सब को मिला करके राइट टू लाइफ का ये बनता है। इसको आप लोग अपने नेट पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। साथियों मेन बात जो है अब ये हमारे इस पक्ष में आई है जिसको हम लोग समझेंगे। जो बात यहाँ कही गई ये कब कही गई, ये बात 96 से लेकर के 106 तक के जो ये सेक्शंस हैं ये कब कहे गए। ये लॉर्ड मैकाले जो हमारे उस समय भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था 1860 में, 1860 का ये जो है इसका जो पूरा जो इसको लिखा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 लिखा जाता है। 1860 में ये हमारा कानून बना था जिसको साथ आपको समझने की जरूरत है, ये अंग्रेज ने बनाया था, लॉर्ड मैकाले ने ये बनाया था। उसमें ये प्रावधान 1860 में दिए थे, लेकिन उससे पहले बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ये बात कही थी। यहाँ तक कि देखा जाए तो बुद्ध की ही विचारधारा से अधिकांश देश के कानून बने हैं। अगर ये जो मारने की आवश्यकता, मारने की इच्छा, ये बुद्ध ने कहा कि इनमें अंतर है। इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि मारने की अगर आवश्यकता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन किसी की मारने की इच्छा है तो वो अपराध है। जैसे आप कमजोर हैं, आपके गांव में कोई दबंग आदमी आपको किसी छोटी सी बात पे, आपने नलके पे पानी भर लिया या रास्ते से आप लोग गुजर गए या आपने चप्पल हाथ में ले ली या आपने उनसे जो है नमस्कार वगैरह नहीं करी, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने हमारा बर्तन क्यों छू लिया, आपने स्कूल में आए क्यों बैठे, ऐसी जो प्रॉब्लम आप चल रही है आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो जाट समाज के भाई हों, चाहे गुर्जर भाई हों, चाहे हमारे यादव भाई हों, चाहे हमारे कुशवाहा भाई हों, सभी लोग की हत्या की जा रही है। मेरे अभी नेट पे मुझे जानकारी मिली थी लगभग 350 पौने 400 यादव भाइयों की हत्या की गई। कुशवाहा भाइयों की बहन बेटियों के साथ में जो है गलत व्यवहार किया गया, आप लोग को जानकारी होगी, चाहे बदायूं का मामला हो जहाँ मोरे समाज के लोग उधर हमारे रहते हैं, जिसको इधर हम लोग कुशवाहा कहते हैं बुंदेलखंड के एरिया में। तो ऐसे काफी हमारे केस आपको मिल जाएंगे। तो ये रेप का मामला हो, चाहे किसी को जान से मारने का मामला हो, ये किसी जाति विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी जाति विशेष की प्रॉब्लम है। और अपने अपने क्षेत्र के जो दबंग लोग होते हैं वो इस प्रकार का नुकसान करते रहते हैं। तो दबंग आदमी जब किसी को कमजोर को मारने के लिए आता है तो वो उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको मारने की इच्छा है तो वो अपराध होगा। लेकिन अगर कोई कमजोर आदमी उससे अपने आप को बचाव करने के उद्देश्य से अगर वो सामने वाले को मार देता है तो उसके मारने की आवश्यकता उसको पड़ जाती है तो वो अपराध नहीं है। ये बात सबसे पहले मनोबल बढ़ाने के लिए ये बुद्ध ने आपके बीच में रखी थी, क्योंकि जो पाठ है ये साइकोलॉजिकल है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है साथियों, ये कानून से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग ये मनोविज्ञान का अगला पार्ट है, आगे आपको बहुत अच्छी बातें हम लोगों को आपको ये मिलेंगी। देखिए ये मैंने आपको ये वाली बता दिया पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है, हमारे करने के पूर्व क्राइम निकलता कहां से है, आप बचाव कैसे कर पाएंगे, आप लोग आप कैसे अपने आप को बचा पाएंगे दूसरे विरोधी से, ये कैसे आपके अंदर मनोबल जो टूटा हुआ है उससे संबंधित ये बातें आपके बीच में हम लोग रख रहे हैं। हमारे करने के पूर्व, हमारे द्वारा करने के पूर्व हमारा मन उस काम को कर चुका होता है। जैसे एक काम भौतिक होता है, एक काम मानसिक रूप से होता है। भौतिक जिसको हम एक्ट करते हैं, मानसिक हमारी इंटेंशन है। इसको आपको यहाँ पे इस बात को आपको समझना है कि हमारे करने से पूर्व हम उस काम को कर चुके होते हैं। जैसे कोई दबंग आदमी, किसी गांव का कोई दबंग आदमी अगर हमको पीटने के उद्देश्य से आ रहा है
तो हम ये मान चुके होते हैं कि हाँ ये हमें पीट देगा, ये हमें पीट देगा, हम तो पिटने के लिए ही बने हैं। तो जब उसकी सोच बन जाती है कि हम पिटने के लिए बने हैं, इसकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीची है, मेरी जाति पिटने के लिए बनी है, तो उस समय आपकी डिफेंसिंग फॉर्म जो आपके ब्रेन का वो पार्ट काम नहीं करता जिससे आप बच सकें उससे। फिर आपके ये अधिकार वाला जो पार्ट है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने मान लिया, आप मन में मान चुके हो कि हम पिटने के लिए बने हैं, ये हमें पीट देगा, ये गांव का जमींदार है, गांव का नंबरदार है, ये उसकी जाति ऊंची है, ये हमें पीटेगा ही पीटेगा, और हम उसके पिटने के लिए बने हैं। जब आप ऐसा मन में मान लेते हो तो आप फिर पिट जाते हो। और वो सामने वाला आदमी, जैसे आप मान लीजिए और आदमी किसी बड़े हवेलीदार आदमी के घरों में अगर घुसता है, आवाज उठाता हुआ जाता है कि मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूं, तो वो वहां से क्या सोचता, चल भाई मैं तुझसे पिटूंगा क्या, वो जस्ट अपोजिट बोल देता है, अबे तुझसे पिटूंगा मैं, तेरे पास मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो वो रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स कर गया? क्योंकि उसने अपने मन में माना ही नहीं कि वो मुझे पीट सकता है, उसने अपने मन में यह नहीं माना कि वो मुझे पीट सकता है, लेकिन आपने मान लिया कि वो मुझे पीट सकता है। और जब आपने ये मान लिया कि वो मुझे पीटेगा, पीट सकता है, तो आप फिर पिट जाओगे। और जब आपने ये मान लिया कि नहीं मुझे वो नहीं पीट सकता, क्यों पीटेगा जब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पीटेगा क्यों, तो फिर आपका ये वाला पार्ट जो है काम करना शुरू कर देगा। फिर आपका ब्रेन बोलेगा नहीं, जान है तो जहान है, मरता हुआ क्या नहीं करता, जो संविधान के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर भी कुछ प्रावधान समाज ने दिए हुए हैं कि मरता हुआ क्या नहीं करता। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है। तो आप अपने मन में ही पहली बात ये बात ना माने कि आप पिटने के लिए बने। आप अगर दूसरे के द्वारा पिटते 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 मर गए, इससे आपको क्या मिला? क्या आपके समाज को मिला? आपके समाज का मनोबल टूट जाए कि हम तो पिटने के लिए बने, हमारा दादा पिट के मर गया, हमारा बाप पिट के मर गया, तो बेटे भी पिट के मरेंगे। लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे मरना नहीं है, मरता क्या नहीं करता, मैं पिटने के लिए नहीं बना, और आपने मरने से पहले उसको मार दिया, जो अधिकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप जिंदे रह गए, बेशक आप जेल चले जाएं। अरे आपका घर में पिट पिट करके मरने से अच्छा है कि आप दूसरे को मार के जेल चले जाएं, चाहे आपके बच्चे बर्बाद हो जाएं, चाहे। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं उसको मार दूंगा तो वो उसके बाद मेरे परिवार को उड़ा देंगे। भाई अगर तुम ही मर गए तो तब तुम्हारा परिवार कौन सा सुरक्षित रहेगा? तो इससे अच्छा आप मरने से पहले उसको मारो। ये अधिकार आपको यहाँ पर सब दिए गए हैं। मारने के बाद आप जेल में जाकर के मर जाओ, अपने आप खुद अपने आप को गोली मार लो, अपनी हत्या कर लो, वो मंजूर करो, लेकिन पिट पिट करके मरना मंजूर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मनोबल का खेल है इस दुनिया के अंदर। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बात वहां पर कही गई है। तो आप अपने मन में यही मत मानो, आप ये मानो मैं मरने के लिए नहीं बना हूं, मेरे पास सरकार ने अधिकार दिए हैं, मेरे पास संविधान ने अधिकार दिए हैं, मैं इनका यूज करूंगा और मैं आईपीसी को ठीक से पढ़ूंगा, मैं अपनी गाइड बुक ला करके पढ़ूंगा। आईपीसी को पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लॉ करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप संविधान पढ़ने के लिए आप लॉ करेंगे, आप एडवोकेट बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपके अधिकार है, इसको आप डायरेक्ट भी आप अपने उस पर पढ़ सकते हैं, अपने नेट पे आप लेकर के या किताब लेकर के। तो आप मन में ही ना माने कि मैं पिटने के लिए बनाऊं या मरने के लिए बनाऊं, तो आप देखना आपका मनोबल बढ़ेगा। फिर आपके ऊपर आप लोग देखते हो कि मैं कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ प्रोफेसर साथियों के साथ में हम लोग कल बात कर रहे थे अधिकारियों के साथ में, जैसे कोई गाड़ी वाला है, वो ट्रक वाला कोई उसका टक्कर कोई साइड उसको लग जाती है, तो वो गाड़ी वाला बहुत गुस्से में आके ये मानता हुआ कि ये तो जो है ट्रक वाला ड्राइवर है, तो गाड़ी को निकाल के फिर आगे लगाता है, पर आगे लगाने के बाद फिर उसको रोकता है, और रोकने के बाद उसको गिरबान पड़ के खींचता है। क्यों? उसके दिमाग में गाड़ी वाले की ये है कि ड्राइवर है, मैं मालिक हूं, मैं ये पिटने के लिए बना है और मैं पीटने के लिए बना हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से ड्राइवर अलग किस्म के होते हैं, वो अपनी गाड़ी में से रॉड निकाल लेते हैं, जिससे वो टायर खींचते हैं, अपने पहिए कसते हैं, जब पंचर हो जाता है उस रॉड को निकाल कर जब खींचते हैं बाहर, जब वो कहते हैं कि मुझसे फालतू मत बोलना वरना ऊपर से सिर फोड़ दूंगा, तो वही जो गाड़ी का जो मालिक होता है वो कहता है कि भैया ये तो अनपढ़ आदमी है, इनसे बचो। तो एकदम उसका दिमाग चेंज हो गया। क्यों? अगर वो मान लेता कि ये मुझे पीटेगा गाड़ी वाला, तो वो थप्पड़ मारता उतरते चार, और जब उसने
रॉड निकाल ली कि मैं पिटने के, उसका रॉड निकालना इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके मन में ये बात नहीं है कि मैं पिटने के लिए बनाऊं। तो ये जब वो उसका ब्रेन बोल देता है कि इसके दिमाग में है ही नहीं पिटने के लिए बनने की, इसके दिमाग में पिटना है ही नहीं, तो अपने मन से वो भी, उसके दिमाग से भी वो बात निकल जाती है कि मैं इसको पीटने के लिए स्थिति में नहीं हूं। तो साथियों, इसीलिए मनोबल बहुत बड़ी चीज है। आप अपने मन में मानोगे कि मेरी जाति नीची है, मैं गरीब हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं सत्ता से दूर हूं, तो इसलिए हम पिटने के लिए बने हैं। तो यही आपको सबसे बड़ा शोषण आपका इस प्रकार से हो रहा है। वरना आप देखिए, आप लोग, बीएसपी की सरकार होती है, समाजवादी की सरकार होती है, कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं होती है, तब भी आप किसी ब्राह्मण को नहीं पीट पाते हो, तब भी आप किसी ठग को आप नहीं पीट पाते हो। क्यों? क्योंकि ना तो उसके दिमाग में है कि मैं पीटने के लिए बना हूं इन लोगों से, और ना ही आपके दिमाग में है कि आप पीटने के लिए बने हैं। तो सत्ता एक अलग चीज है, हालांकि वो समाधान है, लेकिन उससे पहले आपका मनोबल, वन मैन आर्मी हम लोगों को बनना पड़ेगा कि मैं अकेला लड़ूंगा। तो ये बात हम आपको आगे मनोबल से संबंधित अपनी बात हम लोग तीसरे पॉइंट में रखेंगे, एक कहानी के माध्यम से हम आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे। साथियों, कैसे हम लोग, ये कोई झूठी बात नहीं है, आप लोग इसको मैंने काफी जगह सुनाया भी है, लेकिन आज सभी लोग इसको सुनेंगे, आगे ये वीडियो फिर आप लोग इसको वायरल करेंगे। साथियों, आप जंगल में आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों ने ये जो होता है ये ज्योग्राफी चैनल और डिस्कवरी चैनल पे आप लोगों ने इस घटना के बारे में सुना होगा। कहां से मनोबल बढ़ता है और कहां से गिरता है, ये बात आपको समझनी है। सामान्य साथियों, कैसे हम लोग मनोबल को बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ये गाय, ये अपना आप लोग देखते होंगे, उसके अंदर, जंगलों के अंदर एक भैंसे का शिकार एक शेर कर लेता है। क्यों कर लेता है? ताकत किसमें ज्यादा है? ताकत तो भैंसे में है। आप लोग अगर बैलगाड़ी जो होती है, बुकी भैंसा जो होती है, अगर उसमें आप भैंसा जोड़ देंगे तो वजन को खींच कर ले जाएगा। अगर शेर को अगर उसके जुए पे आप रख देंगे, खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। तो ताकत भैंसे में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये आपको समझनी है। एक तरफ गाय ने, भैंस ने अपना बच्चा दिया, और दूसरी तरफ शेरनी ने अपना बच्चा दिया। ये जब दोनों के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो एक बार भैंसों का झुंड शेरनी के सामने से गुजरता है। जब शेरनी के सामने से गुजरता है तो शेरनी एकदम अलर्ट हो जाती है। शेरनी एकदम से अलर्ट हो जाती है। जब शेरनी अलर्ट हो जाती है तो जो शेरनी के बच्चे जो खेल रहे होते हैं शेरनी अपनी मम्मी के साथ में, तो वो देखते हैं कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, अभी तो मेरे साथ खेल रही थी, अब ये कैसे अलर्ट हो गई। तो शेरनी के बच्चे भी उसी पोजीशन में अलर्ट सीख जाते हैं कि हमको ऐसे करना है, मम्मी को देखते हैं अपनी को, तो वो भी अलर्ट वाली फॉर्म में हो जाते हैं। देखते देखते क्या होता है, भैंसों का झुंड भागता है और शेरनी उसके पीछे दौड़ती है। जब भैंसों का झुंड भागता है तो भैंस का बच्चा भी उसके साथ भागता है, और जब शेरनी अटैक करती है भैंसों के झुंड के ऊपर, ये जो अटैक कर रही है, तो उस समय शेरनी का बच्चा भी उसके पीछे दौड़ता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पर ये दो बात निकल के आती है, यहाँ से मानसिकता निकलती है कि जब भैंस का बच्चा अपनी भैंस के पीछे भागता है, अपनी माँ के पीछे भागता है, तो भैंस के बच्चे के दिमाग में एक बात क्रिएट होती है कि जब इस प्रकार के भुरभुरे से जानवर जब हमारे सामने आते हैं तो हमें उनसे अपनी जान बचा के भागना होता है। ये किसके दिमाग में आई? भैंस के बच्चे के दिमाग में। उसकी माँ भाग रही है, उसका बाप भाग रहा है, उसकी पूरी प्रजाति भाग रही है, उसका पूरा समूह भाग रहा है। और जब शेरनी का बच्चा, जब शेरनी अटैक करती है भैंस के ऊपर, तो शेरनी का बच्चा जो पीछे जो दौड़ के आता है, तो उस समय वो क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि जब इस प्रकार के काले काले जानवरों का झुंड जब हमारे सामने से गुजरता है तो हमें उसके ऊपर अटैक करना होता है, हमें उसके ऊपर आक्रमण करना होता है। तो जब वो यहाँ सीखता है डिफेंसिव फॉर्म, कि भागो ऐसे, ये बच के भागता है। ये क्या सीखता है? अटैकिंग फॉर्म, अटैक करना। तो ये जो मानसिकता है इन बच्चों की, ये जो मानसिकता है इन बच्चों की, जो मानसिकता है वो यहीं पे क्रिएट हो जाती है। तो ये इसके मनोबल सबसे बड़ा टूटता है। अब आप कहेंगे यार मनोबल कैसे बढ़ेगा? ये तो है ही, जो सिस्टम है ही, मनोबल बढ़ सकता है। मनोबल इतनी बड़ी चीज है जो बात हमने सामने आपके नीचे दिखाई है।
जब बहुत नजदीक पहुंच जाता है, जैसे मान लो इस भैंसे के ऊपर इसने अटैक किया, इस भैंसे पर इसने अटैक किया, मान लो ये वाला भैंसा वो ये वाला भैंसा है, इसके ऊपर उसने अटैक किया, इसने अपना सींग घुमाया, इसने शेर को नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया तो ये अकेला जो है इसने इसके ऊपर प्रतिकार में इसने उत्तर दिया, इसने इसके ऊपर अटैक किया। तो उस समय जो है, उस समय ये भाग रहे थे, जैसे ये भाग रहा है, जब ये पलटा इसकी तरफ, शेर की तरफ जब पलटा तो ये सारे रुक गए। इसका मतलब क्या है, अगर आप पिटोगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, और अगर आप पीटोगे किसी को तो आपका साथ देने के लिए लोग तैयार रहेंगे। पिटते का साथ इस दुनिया में कोई नहीं देता, और पीटने वाले का साथ सब देते हैं। तो इसलिए जब इसने पीटना शुरू किया, इसको शेर को मारना शुरू करा, तो सब लोग रुक गए कि हमारा आदमी पीट रहा है। अगर यहाँ पे देखो, जब हमारा आदमी वहां मर रहा है तो ये भाग रहे हैं, और जब यहाँ पे अटैक कर रहा है वापस बढ़ के तो रुक गए। इसका मतलब इनके अंदर भी मनोबल बढ़ गया कि हम भी पीट सकते हैं। तो जब ये रुक गए तो इन सभी ने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद शेर को खदेड़ दिया, ये भाग गया। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पोज जो रखा है वो इसलिए रखा है, चाहते तो हम यहाँ पे ये भी रख सकते थे कि भैंसे ने शेर को मार दिया। हमारा उद्देश्य इसको मारना नहीं है जो अटैक करता है, हमारा उद्देश्य अपने आप को बचाना है। जब ये भाग जाएगा तो हम चाहते हैं कि इस दुनिया में जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, किसी को ना जाए ऐसे ही नहीं मारना चाहिए। पहले भी कानून में भी ये बात लिखी हुई है, अगर आवश्यकता है तभी मारेंगे, वैसे आप नहीं मारेंगे। ये बात बुद्ध ने भी कही थी अपनी बात में कि मारने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मारने की आवश्यकता हो तभी आप मार सकते हो, और वो अपराध नहीं है। तो साथियों, ये बात हम लोगों ने आपके बीच में रखी कि जब तक आप डर के भागते रहोगे तो आपको सामने वाला डराता रहेगा, और जब आप उनकी तरफ आंख उठा करके बात करना शुरू करोगे कि मैं गलत बात को स्वीकार नहीं करूंगा, तो सामने वाला इस बात से डरेगा कि यार मैं तो उसको 4 थप्पड़ मार दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसने मुझे 1 थप्पड़ मार दिया तो मुझको फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको मैं 4 मार दूंगा तो इसकी कोई बेइज्जती होने वाली इतनी नहीं है, अगर इसने मुझे 1 मार दिया तो बेशक चाहे मैं उसको कितना ही पीट लूं बाद में, चाहे जान से भी मार दूं, लेकिन इस गांव में ये बात फैल जाएगी कि अरे तू बनता है अपने आप को बहुत बड़ा प्रधान, तुझे तो एक छोटे से आदमी ने थप्पड़ मार दिया था, बाद में चाहे तुमने मिलकर उसको बेशक पीट दिया हो। तो ये इज्जत के लिए हर एक आदमी सोचता भी है। तो आप लोगों को उनसे अपनी एकता बना करके, किसी के ऊपर अटैक होता है तो आप लोगों को सबको मिल करके याद रखना, इस बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में चल रही है। वो क्या चाहते हैं कि भाई अगर किसी एक आदमी पे अटैक होता है तो सब लोग मिल करके उसका उत्तर दो, नहीं हो पाएगा ऐसा। मैं बहुत कड़वा सच आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो आपका पड़ोसी आपका साथ देने नहीं आ सकता, ये दुनिया का दस्तूर है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर उल्टा अटैक कर दिया तो आपके पड़ोसी सब आ जाएंगे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि पिट पिट करके मरने से अच्छा है कि आप लोग जो है उसको मार के मर जाओ चाहे, लेकिन पिट के मरने से क्या फायदा हुआ? ना तो अपने बच्चों के लिए आप कुछ कर पाएंगे, ना फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना देश के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको मार दिया, बेशक आप बाद में मर गए, लेकिन आपके समाज का मनोबल बढ़ जाएगा कि हम भी मार सकते हैं, हम मरने के लिए नहीं बने हैं। तो ये आपको अधिकार ये समाज भी देता है, ये जंगल का भी रूल है, और ये आपको कानून भी देता है, सरकार भी देती है। तो ये साथियों हमने बात आपके बीच में रखने का प्रयास किया। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो आपको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, 1 मैन आर्मी आपको बनना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने आपको इतनी जो है मनोबल से संबंधित बात बताई। अब प्रश्न ये बनता है कि जिन लोगों की शहादत चली गई, जिन लोगों की जान चली गई, आपको घबराना भी नहीं है, ये भी नहीं सोचना है कि मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरा वो मर गया, अब हम इस काम को बंद कर देते हैं। सम्मानित साथियों, इस दुनिया में कोई भी अधिकार किसी भी देश में बिना संघर्ष के, बिना शहादत के किसी भी देश में नहीं मिला। हम तो बहुत पिछले देश में आते हैं, जैसे साथी बताते हैं, पहले हम लोग विकासशील देश में थे जब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, और आज जब हमारी सरकार को चलते चलते 70 साल हो गए, हम विकासशील से हटकर गरीब देश में हम लोग
चले गए हैं। ऐसी स्थिति इस समय की वर्तमान की और पूर्व की सरकारों की ऐसी रही है इस देश में। तो हमें सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरकार को हमको किस प्रकार से हम लोग अच्छी सरकार इस देश में ला सकें, यानी कि बहुजन समाज पार्टी सरकार हम लोग कैसे ला सकें। यहाँ पे साथियों हम लोग ये शहादत के बगैर और संघर्ष के बगैर इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं मिला। वेस्टर्न कंट्रीज में भी कोई भी एक एक अधिकार भी अगर मिला है तो उसके लिए लाखों लाखों लोगों की जान गई है। जैसे अगर वोट का अधिकार मिला है, नेल्सन मंडेला ने दिलवाया, तो वहां पे भी लाखों लोग मरे और लगभग वो कितने साल वो जेल में भी रहे, काफी साल तक नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे, 21 साल ऐसे कुछ था, वो जेल में भी रहे। मतलब जवान लड़का घुसा था, अब बूढ़ा होकर के निकला, पूरी जवानी उस आदमी ने जेल में काट दी एक अधिकार के लिए। एक अधिकार के लिए लाखों लाखों लोगों की जान गई, तब जाके मिल पाया। और तुमको तो इस देश के अंदर ऐसे सारे अधिकार मिल गए क्योंकि उस समय बाबा साहब के या और उस समय के जो नेता लोग थे, उस समय जो जाट समाज में हमारे सर छोटू राम राजस्थान हरियाणा की तरफ से जो थे, वो रोहतक के, उनका योगदान रहा और जिन्ना साहब का भी रहा, ऐसे बहुत से नेहरू जी का भी रहा, सब लोग का से कुछ रहा उसमें। तो उन लोगों के मिल करके ये अधिकार हमको मिले और किसी एक आदमी की जान भी नहीं गई। तो जो अधिकार जब मिलता ही संघर्ष और शहादत से है, तो जो संघर्ष और शहादत उस समय नहीं हो पाया जिस समय आपको ये अधिकार मिले थे, तो अगर अब हमको संघर्ष करना पड़े उन अधिकारों के लिए और शहादत भी हमको देनी पड़े, तो हमको पीछे नहीं हटना है। साथियों, मानवता के कल्याण के लिए सभी विद्वानों ने कहा, चाहे वो ललित सिंह यादव रहे हो, चाहे हमारे और बिरसा मुंडा रहे हो, हमारे जो है और हमारे बहुत से महापुरुष रहे हो, फूले साहू, बाबा साहब का, उन्होंने भी कहा है कि अगर अपने समाज के लिए, देश के लिए संघर्ष करते करते तुम्हारी जान चली जाए तो उससे मत घबराना। आपकी जान की एक्सीडेंट में भी जा सकती थी, उससे हमको क्या हुआ इस दुनिया में, क्या आप जानते हो, एक बच्चा माँ की कोख में मर जाता है, एक बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है, एक बच्चा थोड़ा खेलता खेलता मर जाता है, एक बच्चा नहर में तैरने के लिए जाता है, वहां मर जाता है, कोई जवान होके मर जाता है, कोई आदमी होके मर जाता है। मरना सभी को है, लेकिन समाज के लिए आप संघर्ष करते हुए मरोगे तो समाज आपका साथ देगा, उसकी शहादत को मानेगा। इसलिए घबराना नहीं है, वो जान हमारी भी जा सकती है, वो जान हमारे साथी की जा सकती है। इस देश में मानवता के कल्याण के लिए काम करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तो आप लोग घबराए नहीं। जान जब आप लोग इस मूवमेंट में जुड़ जाता है कोई भी इंसान, तो जान तो उसकी उसी समय हथेली पे चली जाती है। लेकिन आपको इस बात का आपको खुशी मनानी चाहिए, आज सभी जाति धर्मवादी के लोगों में धीरे धीरे मानवता की सोच आती जा रही है और इस मूवमेंट को वे लोग जाति से ऊपर उठ करके, बाबा साहब की सोच पे जाति से ऊपर उठ करके वो समझ गए हैं कि बाबा साहब ने किसी एक अमुक जाति के लिए संघर्ष नहीं किया था, उन्होंने सभी जाति धर्मवादी के लिए संघर्ष किया था। तो लोग को आज आभास हो गया है, जैसा आप लोग जानते हैं सारे अधिकार छिनते जा रहे हैं, नौकरी में से सब लोगों को निकाला जा रहा है, धीरे धीरे नई भर्ती नहीं हो रही है, सारे सरकारी विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है। 50-60 हजार रुपए की नौकरी वाला हमारा साथी बीटेक करने के बावजूद भी, जिसको 1-1 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो 15-15 हजार रुपए में प्राइवेट सेक्टर में जाकर के काम करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे रेलवे को अगर ये लोग प्राइवेट करेंगे और सबको प्राइवेट करेंगे, तो जो रेलवे की जो आमदनी गवर्नमेंट को मिलती थी, वो आमदनी गवर्नमेंट को ना मिल करके जो गवर्नमेंट को मिलती थी उससे देश का विकास होता था, वो प्राइवेट कर देंगे तो किसी पर्टिकुलर आदमी के हाथ में पहुंच जाएगी, तो आपके देश का विकास रुक जाएगा। तो उससे ओबीसी को भी नुकसान है, ब्राह्मण को भी नुकसान है, क्षत्रिय को भी नुकसान है, उससे सभी जाति धर्मवादी के लोगों को नुकसान होगा। आगे जाकर के आपकी सरकार ही प्राइवेट हो जाएगी, आगे जाकर के सरकार ही प्राइवेट हो जाएगी। जिसके हाथ में पैसा होगा, पूंजी होगी, तो फिर पूंजीपतियों की सरकार इस देश में बन जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, तो साथियों मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोग पूछ सकते हो कि संविधान के अलावा जितने भी इस देश में जितने भी अधिकार है, जितने भी कानून हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजों ने बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों ने बनाई, सीपीसी अंग्रेजों ने बनाई 1873 में, सीआरपीसी, ये जितने भी एविडेंस एक्ट, जितने भी कानून है इस दुनिया में, प्रॉपर्टी से संबंधित कानून हो हमारे भारत देश के अंदर, वो सारे अंग्रेजों ने बनाए हैं। उनको तो बदलने की हम लोग बात नहीं करते हैं। और जो संविधान हमारे भारत देश के लोगों ने बनाया है, जिसमें हमारे सभी लोग, पटेल हो, चाहे मुंशीलाल हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे कोई और भी लोग हो,
जो इसी देश के लगभग 350 संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के जो संविधान बनाया है, उसको ये लोग विदेशी नाम घोषित करके उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में वो चाहते हैं कि देश में पूंजीपतियों की सरकार हो। तो हमें भी उन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये अगर संविधान बनाया है तो ये बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए नहीं, ना बाबा साहब ने बनाया, ये भी हम लोग नहीं मान सकते। बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया है, बाकी सब लोग की एक एक आर्टिकल पे उन्होंने अपनी अपनी सहमति दी है। लेकिन जब हम देखिए, जब वो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, जब संविधान भारत में संविधान सभा में आया, तो तब नेहरू जी ने ये कहा कि मैंने 7 लोग की टीम बनाई थी, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की, सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था बाबा साहब का, अकेलों को पूरा दिन रात करके काम करना पड़ा। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा योगदान जो इस संविधान को बनने में सबसे ज्यादा योगदान मैं बाबा साहब को देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर को देता हूँ। इसीलिए तभी से पूरे देश के लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि ये देश ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले ने उन्हीं की सहमति से सारे काम हुए। एक एक आर्टिकल बनता था, वो संविधान सभा में जाकर डिबेट होता था, तब जाकर उसको सहमति संविधान सभा से मिलती थी। इसका मतलब उस समय के सारे मेंबर पार्लियामेंट से सहमति मिलने के बाद संविधान बना है, तो मतलब पूरे देश की सहमति से, हर जाति धर्म जाति के लोगों की सहमति से बना है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस भ्रम में ना आए, अपने बच्चों के भविष्य को आप लोग देखें। तो ये हमने मनोबल से संबंधित आपके बीच में बात रखी। आप अपने मन में मानो कि हम मरने के लिए, पिटने के लिए नहीं बने हैं, तो आपका दिमाग खुद इस बात को क्रिएट करेगा। जैसे कि बहुत से मेडिकल लाइन में बहुत सी चीजें हमसे आज डिस्कस भी हुई है कि दिमाग खुद क्रिएट कर देता है उसी प्रकार की सेल्स को जो कि कोरोना को मार देगा। आपको पता है कोरोना से कोविड-19 से लोग ग्रसित हैं, कोई दवाई अभी तो बनी नहीं है, लेकिन वो क्यों फिर भी ठीक हो जा रहे हैं बहुत से लोग? क्योंकि दिमाग के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा दिमाग को तैयार किया जा रहा है, फिर दिमाग ही इम्यूनिटी पावर के रूप में वहां से अपनी सेल्स भेजता है जो कोरोना इस वायरस को मार देता है। तो दिमाग से आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो, दिमाग से आप कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हो। आप मान लो कि मुझे नहीं पिटना है, तो आपको कोई नहीं पिटेगा। तो ये बातें हमने आप लोगों के बीच में साथियों रखी हैं। कोई सवाल हो हमारे किसी साथी का, तो वो अपनी बात रख सकता है। और साथियों, इसका जो परमानेंट इलाज है वो सत्ता है। तो सत्ता के लिए भी हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। देखिए, मैंने बताया इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। ये इंटेंशन बैग में लिखा हमने लिखा है मैनसिलिया। मैनसिलिया लैटिन वर्ड है, लैटिन देश का ये वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, गलत सोच। गलत सोच के साथ अगर आप एक्शन कराते हैं, आप खुद करते हैं, किसी दूसरे से कराते हैं। एक्शन का मतलब एक्शन से है, आपकी वहां प्रेजेंस से नहीं है, वो सीधा क्राइम हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस साथी के दिमाग में कोई बात चल रही है। क्या चल रही है? कि मुझे किसी को गोली मारनी है, मुझे किसी को गोली मारनी, किसी को मुझे डेथ करनी है किसी की। लेकिन ये बंदा यहाँ पर नहीं है, ये बंदा यहाँ पर नहीं है। इसने दूसरे आदमी को हायर करा, शूटर को उसने हायर किया, उसने कहा कि तुझे इस आदमी को गोली मारनी है, तो इसने गोली मार दी। तो गिल्टी इंटेंशन मैनसिलिया जो थी वो इस आदमी की थी, एक्ट जो था, एक्शन जो था वो इस आदमी का था, और क्राइम इधर हो गया। ये वही क्राइम हुआ जो इस आदमी ने सोचा था। इसलिए मनोबल, इंटेंशन मतलब मन, आपकी सोच। आप अपने दिमाग में ये मान लो कि मुझे नहीं पिटना, तो आपको कोई नहीं पिटेगा। आप देख लो, कुछ गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी राज्य के अंदर उनके रहने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसके बोलचाल का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, वो दूर से ही दूसरे लोग औरों को तो दबाना चाहते होंगे, लेकिन उससे वो दूर बच के रहते होंगे कि ये लड़का दबने वाला नहीं। हर गांव में ऐसे 2-4 लड़के ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो उनके पास आप बैठो, उठो, उनके पास अपना मनोबल बढ़ाओ। तो जो बातें हैं ये सब अंदर से क्रिएट होती हैं, कोई आसमान से नहीं आता है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको अपनी आर्मी खुद तैयार करनी पड़ेगी, 1 मैन आर्मी बनना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई हर्ट करता है तो आपको उसके ऊपर अटैक करना वापस रिवर्स में करना पड़ेगा, कोई साथी आपको बचाने नहीं आएगा। और जब आप मजबूत पोजीशन में हो जाएंगे तो फिर आप लोग सोचते होंगे कि उनके लोग तो आ जाते हैं उनको बचाने, उनको हमको पीटने के लिए, उनके समाज के लोग, हमारा समाज हमारा साथ भी देता है। क्यों? क्योंकि उनके जो आदमी है वो पीटने वाले आदमियों में आता है, और तुम्हारा आदमी पिटने वाले में आता है। अब पिटने वाले का साथ कोई नहीं देता। जिस दिन आपने उल्टा उनको जवाब देना शुरू कर दिया, तो आपके साथ आपका परिवार, आपका समाज आपका साथ देना शुरू कर देगा। उदाहरण मैं भी हूं इस चीज का। हमारे समाज, हमारे
हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा डॉन बनता था, मैंने उसका प्रतिकार किया, मैंने उसके ऊपर अटैक किया, मैंने मैंने जवाब दिया। तो जो मेरे लोग जो ये कह रहे थे कि तू उस आदमी से मत लड़े, उससे मत भिड़, वो बहुत बड़ा गुंडा है, तो उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फिर साथ दिया कि चल हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। जब मैंने उसके ऊपर अटैक करने की बात की कि मैं उसको पीट के पहले भी आया हूं, बाद में पीटूंगा। तो ये क्या है? ये सब मनोबल का खेल है, जबकि मेरी हाइट तो बहुत छोटी है, इसके लिए मनोबल बहुत बड़ी चीज है। तो साथियों कोई सवाल हो आप लोग कोई रख सकते हो हमारे बीच में, उसको देखकर के हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। आखिर में मैं कहना चाहता हूं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, खुद आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए आपको कानून आपको अधिकार देता है, संविधान आपको अधिकार देता है, सरकार आपको अधिकार देती है, और दूसरी तरफ उन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए आप अपना मनोबल कैसे बढ़ाए, ये आपको खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। मरने से अच्छा है किसी को मार के मर जाओ, तब अच्छा है। ये बात पहले से भी कही गई है और आगे संविधान में आपका ये वो भी कहता है, क्या बोलते हैं आपका भारत की सरकार भी बोलती है इस बात को। बूथ लेवल पर बीएसपी को कैसे मजबूत करें, बात जायज है। मैं धन्यवाद करता हूं जिस साथी ने ये पूछा है, नाम क्या भाई का? साथी ने कहा कि कुछ नाम चल जाए पता, तो कहाँ से है भाई हमारा ये? संजीव दोहरे हैं। संजीव दोहरे, हाँ, तो इधर से इटावा मैनपुरी तरफ से हमारे कोई साथी है, उत्तर प्रदेश से हमारे ये साथी हैं, ये कन्फर्म है। साथ ये बात जायज है कि बूथ लेवल पे कैसे किया जाए। देखिए, हमको कैडर कैंप फिर से चालू करने पड़ेंगे। हमारी जो 4 बार सरकार बनी है बहुजन समाज पार्टी की, वो कैडर के माध्यम से बनी है, तो कैडर कैंप हमको फिर से शुरू करने पड़ेंगे। उस कैडर कैंप में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हर बूथ पे हमको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने साहब काशीराम के साथ काम किया होगा या बहन जी के साथ काम किया होगा, लेकिन किसी वजह से वो रुष्ट है। इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो किसी वजह से रुष्ट हैं। आप उनके पास जाओ, जो बच्चे, जो नए बच्चे जो सीखना चाहते हैं मूवमेंट को, बीएसपी को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो देखो कि मेरे गांव में कौन सा आदमी पुराना है, उसके पास जाओ, उसके पास जाके समझो कि साहब जी हमें भी थोड़ा बताओ, साहब काशीराम के क्या एक्सपीरियंस थे, आपके क्या एक्सपीरियंस थे उनके साथ में, बहन जी के साथ आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कैसे हम पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वो आपको सारी बात को समझाएंगे। कैडर कैंप हमको फिर से शुरू करने पड़ेंगे और हमको बताना पड़ेगा कि जब हम सत्ता में नहीं थे तब हम सत्ता में आ सकते थे, अब तो हम सत्ता में आ चुके हैं, तो अब हम सत्ता में क्यों नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से हमको समाज को समझाना पड़ेगा, कैडर कैंप हमको चालू करने पड़ेंगे, मनोबल को समाज के को बढ़ाना पड़ेगा। जब आपके समाज में अगर कोई मनोबल तोड़ने का काम करता है तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई नई पार्टी जो बन रही है आगे, इनसे आपको बच के रहना है। जब हमारे आपस में जब हम ही खुद नहीं मिलेंगे, तो अगर हमारे घर में फूट होगी, हमारे समाज में फूट होगी, नहीं आएगा। हमारे जो आसपास की जो हमारे भाईचारे वाले जो हमारे समाज के जो और लोग हैं और जो बिरादरियां हैं, वो तभी तुमको वोट देंगे जब तुम अपने अंदर एकता दिखाओगे। तो आपको इन चीजों से बचना होगा कि जो नई पार्टी बन रही है उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो हमारे बड़े पुराने लोग हैं उनसे ये मत सोचो कि भाई हमारा ज़्यादा समय लेंगे, उनके पास जितना हो सके उचित उनके पास बैठ के कैडर को समझो। बाकी हम लोग कैडर कैंप चलाएंगे और लोग भी कैडर कैंप चलाते हैं। बाकी इस देश में लाखों करोड़ों लोग अब कैडर कैंप के माध्यम से इस मूवमेंट को चलाने की चेष्टा उनके दिमाग में ये पैदा हो चुकी है। तो आप घबराए नहीं किसी भी तरीके से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से आएगी। साथियों, राजस्थान में अभी की तरह कब तक ठगे जाएंगे हमारी मेहनत कांग्रेस। हाँ, ये बात जायज है। सत्य राजस्थान का मैं प्रभारी था, हमारी प्लानिंग 15 जाएंगे। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ साथियों, जो दुनिया में आपको हमेशा इस जीवन में आपको हमेशा काम आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थान में जो हम लोग क्यों ठगे गए साथियों, 2008 में बीएसपी के 6 विधायक थे, वो भी कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद 3 विधायक आए, बीजेपी की सरकार बनी, वो नहीं गए। तो मुझसे उस समय प्रभारी था मैं, राजस्थान का माननीय बहन जी ने मुझे बनाया था अशोक साहब के साथ में। तो मुझसे साथियों ने कहा कि ये बहुत अच्छे विधायक लोग हैं, ये नहीं बिके। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक आपके विधायकों को, बीएसपी के विधायकों को ये आभास नहीं हो कि
आपके कांग्रेस में या किसी दूसरी पार्टी में जाने से सरकार बनेगी और वहां से हटने से सरकार गिरेगी। ध्यान से सुनो, फिर बाद में सुन लेना। जब तक आपके विधायक इतने नहीं होंगे कि आपके दूसरी पार्टी में जाने से सरकार बनती हो और हटने से गिरती हो, तब तक आपके विधायक आपके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि पहले भी और अभी भी, पहले भी एक दो विधायक की उनको जरूरत थी और विधायकों को पता थी कि हम उसकी गिर नहीं रही। अभी भी कांग्रेस के पास 100 विधायक थे, हैं, एक की जरूरत है और उसके पास में 3, 4, 5 निर्दलीय हैं, तो उसकी सरकार नहीं गिर रही है। कांग्रेस की सरकार गिर नहीं रही है। अगर निर्दलियों को जोड़ करके कांग्रेस के पास मानो 90 विधायक होते सारे और उसके पास 5 विधायक निर्दलीय होते, तो उसको 6 की जरूरत पड़ती तुम्हारे की 1 से 1 पूरा करने के लिए। तो तब जरूरत पड़ती, तो तब वो तुम्हारी सारी बातों को मानते। लेकिन उनको 1 की जरूरत है और 4 उनके पास निर्दलीय हैं, तो उसका मतलब क्या कि उनको तुम्हारे विधायक की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्यों खरीदा फिर भी तुमको? क्योंकि कहीं जो निर्दलीय हैं वो कहीं अपनी बात ना मनवाना शुरू कर दें, ये दिखा करके कि अगर तुमने हमारे समाज की, जाट समाज की बात, अधिकारों को नहीं माना, ओबीसी समाज के लोग अधिकारों को नहीं माना, हम नेता जो बनना चाहते हैं उस क्षेत्र में ओबीसी समाज में, कहीं वो ऐसे का मुद्दा उठा करके ये ना कह दें कि या तो इस रिजर्वेशन को पूरा करो या इस काम को पूरा करो, वरना हम 4 विधायक हट करके तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। इस डर की वजह से उसने 6 विधायक खरीदे, वो सेफ में रखेंगे उसको। तो इसलिए अगर उनके पास में 90 विधायक होते, हमारे पास बीएसपी के पास 15 विधायक होते, हमारे बगैर उसकी सरकार नहीं बनती, तो हमारा एक भी विधायक नहीं बिकता। क्यों? उसको पता थी कि उधर जाके मंत्री बनने से मुझे कोई फायदा नहीं है। जब मैं उसको समर्थन दूंगा तो मैं खुद उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, खुद कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ, यहीं पर रह के बन सकता हूँ। बहुत से ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं और जो तुम्हारे झारखंड में भी रहे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिले हैं। तो जब तक हम लोग इतने विधायक नहीं जिता पाएंगे, 15-20 विधायक नहीं जिता पाएंगे, या इतने नहीं दूसरे के नहीं जीतने देंगे कि हमारे बगैर उसकी सरकार ना बन पाए, तब तक हमारे विधायक रुक जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपने विधायक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, काम को बड़े पैमाने पे वहाँ पे शुरू करके वहाँ पे हमें बीएसपी को मजबूत ज़्यादा करना पड़ेगा, यही उसका रास्ता है। क्या ब्राह्मण के बिना भी सरकार भी बन सकती है? जगेंद्र सिंह बौद्ध। साथियों, सबसे पहली बात आप लोग इस बात को मान लें कि हमारी जो विचारधारा है वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। हमारी विचारधारा किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारी विचारधारा जातिवाद के खिलाफ है। तो इसलिए ये शब्द यूज करना कि बिना ब्राह्मण के, ये तो एक ऐसी हो जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हम किसी जाति का नाम ले रहे हैं। जब बहन जी ने बोल दिया कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, और ब्राह्मण को पार्टी में देखिए, ब्राह्मण इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण को मैं ये नहीं कहता कि भाई जो हम लोग पहले कहते आए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है वो, कोई भी किसी भी पार्टी में कहीं भी है रहता भी है। तो हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ थोड़ी ना है। मैं तो ये कहता हूँ हम ब्राह्मण के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आरएसएस के खिलाफ हैं, उसकी सोच के खिलाफ हैं। अगर ब्राह्मण भाई हमारे बीएसपी में काम करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बाबा साहब ने स्वागत किया, बुद्ध ने स्वागत किया। जब बुद्ध ने अपनी बात करी तो सबसे पहले 5 ब्राह्मण के बीच में आकर अपनी बात रखी, व्यवस्था के खिलाफ बात रखी। ब्राह्मण जिसको व्यवस्था का पोषक बताया जाता था उसके सामने रखी, उसने स्वीकृति दी, 500 के 500 भिक्षु बने और उसने बुद्ध का प्रचार किया, जो कि सारनाथ में आके आपके वाराणसी में जाके दिए। बाबा साहब ने जितने भी, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन रहा हो, चाहे आपके महातालाब का आंदोलन रहा हो, उसमें सब में ब्राह्मण भाई उसमें साथ। बहन जी का भी मामला अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, तो उसमें ब्राह्मण के लगभग 30-35 विधायक। तो हम कैसे किसी जाति को हम इग्नोर कर सकते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई आप लोग उसको अदरवाइज ना लें, तो आप लोग उसको समझें कि हम किसी जाति के खिलाफ
नहीं है, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। तो हमें किसी भी जाति के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी है। और भैया होने की बात तो वो एक अलग चीज़ है। क्या ओबीसी, एससी और एसटी को मिशन से कैसे जोड़ा जाए, इसका रास्ता सिर्फ कैडर कैंप है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो यूथ जो है, जो रोजगार से परेशान है, वो हर जाति धर्म बिरादरी का, ओबीसी का भी परेशान है। ओबीसी के लोग भी धीरे धीरे मंडल कमीशन के बाद में साहब काशीराम जी के एफर्ट से इस बात को समझने लग गए हैं कि हमारा भी अधिकार है, हमें भी आरक्षण चाहिए। क्योंकि आरक्षण की वजह से उनके पास आरक्षण है, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास आरक्षण नहीं है। तो इसलिए ओबीसी के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। इनको मिशन के साथ हम लोग कैडर के आधार पर ही जोड़ सकते हैं कि भाई ये किसी जाति विशेष का ये आंदोलन नहीं है, ये सभी जातियों का आंदोलन है। सभी भाईचारा बनाएंगे, आपस में टूट करके रहेंगे तो विरोधी लोग उसका लाभ उठाएंगे, और मिल करके रहेंगे तो हम पूरे समाज को लाभ होगा। और पूरे समाज को लाभ होने का मतलब है, उनको लाभ होने का मतलब है कुछ लोगों को लाभ होना, और इस समाज को, इस पूरे बहुजन समाज को लाभ होने का मतलब है देश को लाभ होना। तो इसलिए हमारा जो काम है वो देश हित में है। तो आप लोग इसको कैडर के माध्यम से, मिशन के माध्यम से आज जो चल रहा है ये बातें आप समझाएं। खास तौर से यूथ के ऊपर आप लोग फोकस करें, बात को समझें। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में ओबीसी समाज में से कोई जाट है, गुर्जर है, लोधी है, कुर्मी है, पटेल है, ये बिरादरियाँ हैं जो थोड़ी सी अच्छी बिरादरियाँ हैं, तो उनके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ो। अगर आपको जाट के बाद भाई के पास अगर आपको जाने के लिए समझाना है तो सर छोटू राम को पढ़ो, यादव को समझाना है तो ललित सिंह यादव को आप लोग पढ़ो, अब इंतका भाई लोधी को पढ़ो, ऐसे राजाओं को पढ़ो आप लोग। जैसे कि अभी हम लोग खंगार समाज है हमारी तरफ, अभी यहाँ पर ये बुंदेलखंड में, वहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि खंगार समाज के अंदर हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राजा महाराजा खेत सिंह जी, जिनके हमें हमारे साथी ने बताया, जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं हमारे भगवान सिंह यादव जी, कि वो शेर को मारने की उनके अंदर क्षमता थी। तो तभी से सिंह की उपाधि इस देश में मिलनी शुरू हुई, वरना उससे पहले के राजा के पास में कभी सिंह नहीं लगा हुआ करता था। तो इस पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत से ऐसे नाम थे, लेकिन सिंह नहीं था, उनके गोत्र के उनके नाम हुआ करते थे। तो साथियों, आपको उन्हीं की बिरादरी के महापुरुषों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर आप कुर्मियों में जाते हो, कुर्मी भाई में, पटेलों में, तो आपको वर्मा, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना पड़ेगा। आपको जो हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा। सैनी माली कुशवाहा में जाते हो आप लोग, तो उसमें आप लोगों को फूले साहब को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पढ़ करके आप उसको जोड़ सकते हो। आप कोई नई पार्टी तो नहीं बनाओगे। भानु प्रताप सिंह, ये भानु प्रताप सिंह अच्छा एडवोकेट वाले नहीं है ये भानु प्रताप कोई नॉर्मल हमारे साथी हैं। तो मैंने पहले ही बताया, पिछली वाली आप मेरी लाइव को आप लोग देख सकते हो, कि अगर हमारा उद्देश्य पार्टी बनाना होता तो हम बहन जी का जिक्र नहीं करते। इस देश में आज तक एक भी आदमी ऐसा बता दो जो नेशनल लेवल पे हटा हो, और इसने हटने के बाद बहन जी का जिक्र अपनी मीटिंगों में किया हो। वहीं से किसी के आप इंटेंशन को समझ सकते हो। फिर हम बहन जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम फिर हम बहन जी की चर्चा हम लोग नहीं करते। हम बहन जी के ऊपर डिपेंड इसलिए हैं क्योंकि नेता बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। बहन जी का त्याग है, बहन जी का संघर्ष है। बहन जी ने भी मिलकर के साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो मूवमेंट को आगे गति दी है, हमें उनके त्याग को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम लोग, हमारा पार्टी बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करेंगे। बीएसपी की सरकार कैसे बनेगी, ये पहले पिछले कैडर में बता चुका है। हाँ। आपको देख लीजिए, मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, आपने जवाब दिया। हाँ, हमने बता दिया उसमें पहले। बीएसपी के केंद्रीय पदाधिकारी कैडर देने क्यों नहीं आते? साथ हाँ, कैडर तो वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, सबका स्टाइल होता है अपने कैडर देने का। कोई किसी प्रकार से समझाता है, कोई किसी प्रकार से समझाता है। कैडर का कोई कॉडिफाइड कोई लॉ तो है नहीं कि यही चीज़ कैडर मानी जाएगी, यही डेफिनेशन है कैडर की। कैडर मतलब ट्रेनिंग होती है। कोई हम लिख करके समझा रहे हैं तो कोई बोल के समझा रहे हैं, वो भी कैडर होता है। और जिसकी जितनी सामर्थ्य वो दे भी रहा है, कोई छोटे पैमाने पर दे रहा है, कोई बड़े पैमाने पर दे रहा है। और बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरों में कमी निकालने से अच्छा है कि आप ये मानो कि आप क्या कर सकते हो। ये काम जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो,
जितनी ड्यूटी उसकी है इस मूवमेंट को मजबूती देने की, उसकी उतनी ड्यूटी आपकी भी बनती है। वो बेचारे अपने परिवार को भी छोड़ रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, उसमें से समय निकाल करके आपके इस मूवमेंट में भी काम कर रहे हैं, इतनी स्थिति में भी काम कर रहे हैं। तो हमें उनको थैंक्स बोल करके, उनके अंदर कमी ना निकाल करके उनको थैंक्स बोल करके ये मानना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कभी किसी में कमी नहीं निकाली आज तक। मैंने ये देखा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने साथियों से बातचीत करी, सर्किल से मैंने बातचीत करी, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं, उन्होंने मेरे को सब इंतजाम कराए, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद। तो साथियों, हमको किसी को क्रिटिसाइज ना करके उनको थैंक्स बोल करके अपनी बात को हम लोगों को खुद अपना हम कैसे उस काम को अच्छा कर सकते हैं हमको उस बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमने आपके बीच में रखा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बसपा। धन्यवाद।